Welcome all of you. This is Gajendra Kumar from Government Nursing College Churu. Today we started a new topic hypothyroidism. लास्ट लेक्चर में हमने सीवीएस की डिजीज थी वो लगभग देख ली थी. अब अपन हाइपोथायरॉयडिज्म है वो स्टार्ट करते हैं. तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? थायराइड ग्लैंड की एक डिजीज है. ये थायराइड ग्लैंड की एक डिजीज है. ओके, जिसमें जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है और थायराइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और हाइपोथायरॉयडिज्म कोज कर देगा. हाइपो मतलब कम, डिक्रीज थायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन, डिक्रीज थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड थायरॉयडिज्म. ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म को पढ़ने से पहले अपन थायराइड ग्लैंड है उसकी जो बेसिक एनाफीजिया है वो देख लेते हैं. ये थायराइड ग्लैंड है. ओके, ये कहाँ लोकेटेड होती है? लोकेटेड नेक रीजन में. जो गर्दन का ये हिस्सा है यहाँ लोकेटेड होती है एंटीरियर टू लैरिंग. जो लैरिंग्स है उसके आगे, लैरिंग्स के आगे लोकेटेड होती है. ओके, एंटीरियर टू लैरिंग्स. फ्लैग शेप की होती है. जो तितली होती है उसके आकार की नीचे होती है. ठीक है, तो अब जो ये थायराइड ग्लैंड है ये इसके दो लोब्स होते हैं. ये लोब्स एक, लोब्स दो. ठीक है, ये दो लोब्स है. इन दोनों लोब्स को जोड़ने वाली ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे इस्थमस. ओके, ये इस्थमस है. थायराइड ग्लैंड के अंदर ये थायराइड फॉलिकल पाई जाती है. थायराइड फॉलिकल प्रेजेंट होती है. थायराइड फॉलिकल है, यदि अपन इसको स्ट्रक्चर जूम करके देखें तो यहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी लेयर होती है. ठीक है, ये क्यूबोइडियल एपिथेलियम, क्यूबोइडियल एपिथेलियम बिकॉज जो ये स्ट्रक्चर है वो क्यूब के आकार की है तो अपन इसको क्यूबोइडियल एपिथेलियम की टिश्यू की बनी होती है तो क्यूबोइडियल एपिथेलियम. ओके, अब इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भरा होता है. थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भरा होता है. थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह इसके अंदर होती है. जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है ये आयोडीन को ट्रैप करेगी. आयोडीन को ट्रैप करेगी. क्यूबोइडल एपिथेलियम का वर्क होता है आयोडीन को ट्रैप करके ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबिन में भेजना. ठीक है, और जो थायरोग्लोबिन है ग्लाइकोप्रोटीन है वो होती है ट्रिप्सिन प्रोटीन. ट्रिप्सिन प्रोटीन होती है. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर पैराथायराइड फॉलिकल भी होती है. इनका साइज बहुत कम होती है. पैराथायराइड जो सेल्स है वो भी होती है. ओके, सो पैराफोलिकुलर सेल्स है ये फॉलिकुलर सेल्स हो गई, ये पैराफोलिकुलर सेल्स हो गई. यदि पैराफोलिकुलर सेल्स है, ठीक है, ये क्या है? पैराफोलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स है. ये सीक्रेट करती है, इनका दूसरा नाम है सी सेल. ये सीक्रेट करती है थायरोकैल्सिटोनिन. ये थायराइड ग्लैंड हो गई. ये फॉलिकुलर सेल्स अभी अपने देखी जूम करके. अब ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स है. पैरा फॉलिकुलर सेल्स बाहर होती है. इसके नाम से पता चले पैरा मतलब इसके बाहर, जो फॉलिकुलर सेल है इसके बाहर होती है.
थायरोकेल्सिटोनिन का सीक्रेट करती है। थायरोकेल्सिटोनिन क्या होता है? ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन बनाए रखता है। कौन कौन से? पीटीएच, पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन। ओके, पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन इसके लेवल को, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन बनाए रखते हैं। जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड में जितना भी कैल्शियम है उसको बोन में डिपॉजिट कर देगा। ब्लड में जितना भी कैल्शियम है उसको बोन में डिपॉजिट कर देगा और बोन में कैल्शियम डिपॉजिट कर देगा, जिससे ब्लड में हाइपोकैल्शियम की कंडीशन बन जाएगी। जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बोन से कैल्शियम को ब्लड में लेके आता है। इस प्रकार ये पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन ये कैल्शियम को लेवल को मेंटेन बनाए रखते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। किस प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण हो किस प्रकार से होता है। सो लेट स्टार्ट। क्यूबियोडियल एपिथेलियम है वो आयोडीन को ट्रैप करके अंदर डाल देती, तो आयोडीन, एक आयोडीन और यहाँ पे टायरोसिन प्रोटीन थी, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये टायरोसिन है, टायरोसिन। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी थी? टायरोसिन। टायरोसिन को, ठीक है, क्यूबियोडियल एपिथेलियम आयोडीन को अंदर ले लेगी, ट्रैप कर लेगी अंदर प्रोटीन टायरोसिन, आयोडीन और टायरोसिन, एक आयोडीन एक टायरोसिन, क्या बनेगा? मोनो आयोडो ट्रायोसिन। उधर देख लेते हैं अब। आयोडीन एक है, ट्रायोसिन भी एक है, आयोडीन ट्रायोसिन, मोनो आयोडो ट्रायोसिन। ओके, आयोडीन यदि दो आ जाए, दो आयोडीन को ट्रैप करेगी और ट्रायोसिन एक है तो डाई आयोडो ट्रायोसिन, यदि दो आयोडीन और दो ट्रायोसिन है तो, सॉरी, दो आयोडीन और एक ट्रायोसिन है तो अब मोनोआयोडोट्रायोसिन, डाई आयोडोट्रायोसिन, मोनोआयोडोट्रायोसिन प्लस डाई आयोडोट्रायोसिन। ओके, यदि दोनों को मिला देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ट्राई आयोडो थायरोनिन। जब पहले टायरोसिन बन रहा था अब थायरोनिन बनेगा। यदि डाई आयोडो टायरोसिन प्लस डाई आयोडो टायरोसिन बने तो क्या बनेगा? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ओके, एक आयोडीन एक ट्रायोसिन, मोनो आयोडो ट्रायोस, एक आयोडीन एक ट्रायोस, एक आयोडीन है और एक ट्रायोसिन है तो मोनो आयोडो ट्रायोसिन, दो आयोडीन दो ट्रायोसिन, डाई आयोडो ट्रायोसिन। ओके, यदि मोनो आयोडो ट्रायोसिन और डाई आयोडो ट्रायोसिन बन जाए तो ट्राई आयोडो थायरोनिन बनेगा और डाई आयोडो ट्रायोसिन टेट्रा आयोडो थायरोनिन बना देगा। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? जो ट्राई आयोडो थायरोनिन है उसको अपन T3 बोलेंगे और ट्राई टेट्रा को T4, T3 और T4 ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड हार्मोन है, सॉरी, ये थायराइड हार्मोन है। ओके, अब थायराइड हार्मोन बन गया तो क्या होगा? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के बाद ब्लड के द्वारा अपने जितने भी जो टारगेट सेल्स है उनके पास चला जाएगा। ओके,
T3 और T4 का सिंथेसिस देख लिया हमने, किस प्रकार उनका फॉर्मेशन होता है। अब हम T3 है और T4 है, इन दोनों के फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो T3 है वो फंक्शन में 40% रोल प्ले करता है और T4 है वो 60% रोल प्ले करता है। ओके, सो फंक्शन देख लेते हैं अपन। पहले तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है यदि अपन रेस्टिंग पोजीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में अपन है, तो जो हार्ट रेट है का, जो हार्ट है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, अपन ने ना तो हार्ट बीट बंद की क्योंकि रेस्टिंग में तो अपन है, लेकिन रेस्पिरेटरी थोड़ी बंद हो गया, श्वसन चल रहा है, अभी रेस्पिरेशन चल रहा है, अभी भी हार्ट बीट है वो भी चल रही है। वो कैसे चल रही है? क्योंकि आप तो इनएक्टिव हो, आप कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो चल रही है। ओके, वो वर्क कर रही है अपना, वो करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट के कारण। ओके, ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट्स प्रोवाइड द एनर्जी टू हेल्थ रेस्पिरेशन एंड सेल्स टिश्यूज टू देयर प्रॉपर फंक्शन। ओके, तो ये सेल्स टिश्यू हार्ट बीट जो चल रही है हार्ट के कारण, रेस्पिरेशन हो रहा है। ओके, जितने भी ये वर्क है जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर रहे, ओके, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं हो रहे, ओके, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है और उनके वर्क को प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखती है। स्केलेटल ग्रोथ, सॉरी, बीएमआर है, ये दो प्रकार की होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो बीएमआर है उसका लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और हाइपर हो जाए तो उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में बीएमआर का लेवल डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो यदि बीएमआर है, हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, इसकी अपन बात आगे करेंगे किस प्रकार से हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है, और हाइपर की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो ये अपन आगे देखेंगे। सेकंड है अपना स्केलेटल ग्रोथ। स्केलेटल ग्रोथ है वो रिटायर्ड होगी, जो बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस है, उनमें स्केलेटल ग्रोथ है वो रिटायर्ड होगी, वो नहीं होगी। स्केलेटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, और जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल रिटार्डेड होगी। जो बच्चे हैं उनमें मेंटल रिटार्डेड कंडीशन बन जाएगी। चाइल्डहुड में यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उनके जो दिमाग की क्षमता है विकसित नहीं हो पाएगी अच्छे से, जिनको मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। हमारे पेशेंट बोलेंगे इनको हमार मेंटल रिटार्डेड। इरिथ्रोपोएसिस, ओके, इरिथ्रोपोएसिस क्या है? जब जब थायराइड हार्मोन है, इरिथ्रोपोएसिस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा नहीं, माइल्ड इफेक्ट पड़ता है, हल्का सा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब ये क्या मेटाबॉलिक डिजीज है, सॉरी, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, मेटाबॉलिक हार्मोन नहीं है थायराइड हार्मोन, मेटाबॉलिक हार्मोन है। तो मेटाबॉलिक हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, मेटाबॉलिक हार्मोन है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। ऑक्सीजन यदि कंज्यूम होगी तो हाइपोक्सिया की कंडीशन बनेगी, ओके, हाइपोक्सिया बनेगा तो बोन मैरो है उसके पास स्टिमुलेशन जाएगा, वो स्टिमुलेट होगा और माइल्ड इफेक्ट और इरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैल्शियम लेवल को मेंटेन बना रखते हैं। जो कैल्सिटोनिन है, अभी बताया था कैल्सिटोनिन है वो ब्लड से कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कर देते हैं, ओके। हीट प्रोडक्शन है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका एक बार हीट का प्रोडक्शन करना भी होता है, ओके। हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन ऐसी होती है उसमें हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है, और हीट का प्रोडक्शन नहीं होने के कारण जो पेशेंट है उसको कोल्ड टॉलरेंस होगा, यानी उसको ठंड ज़्यादा लगेगी, ओके। इस प्रकार से हमने फंक्शन देख लिए इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो प्रोडक्शन है थायराइड ग्लैंड का, उसको कि किस प्रकार से थायराइड हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखते हैं किस प्रकार से थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन होता है। तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच वो सीक्रेट करेगा, हाइपोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी इसको स्टिमुलेट करेगी, इसको सीक्रेट करेगी। तो ये टारगेट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, उस पर टारगेट जाएगा, उस पर टारगेट करेगा। ओके, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड जो टारगेट ग्लैंड है उस पर एक्शन करेगा और T3 और T4 थायरोसिन के सीक्रेट को प्रोड्यूस करेगा। हाँ, तो हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इस पर एक्ट करके ये टारगेट ग्लैंड है थायरोइड ग्लैंड है, फिर T3 और T4 का वो सीक्रेशन हो जाएगा और इनका एक्सेसिव सीक्रेशन होने पर ये हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट करेगा और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उस पर नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट करेगा, जिससे इनका लेवल है वो नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट हम हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने पहले बताया था कि हाइपो मतलब डिक्रीज और लेवल किसका थायराइड का, तो डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, तो it is a condition in which the decreased level of thyroid hormone insufficient of thyroid hormone is called thyroidism। दो हार्मोन थे पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शिटोनिन हार्मोन, पहले बात कर ली थी हमने। ये क्या करेगा, कैल्शियम को बोन से ब्लड में लेके आएगा, कैल्शियम को बोन से ब्लड में लेके आएगा, और कैल्शिटोनिन है वो इसका जस्ट उल्टा इफेक्ट करेगा, ब्लड से कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कर देगा। तो ये हाइपरकैल्शियमिया की सिचुएशन डेवलप होगी और इसमें हाइपोकैल्शियम की सिचुएशन डेवलप होगी, हाइपोकैल्शियमिया और इसमें हाइपरकैल्शियमिया। नाउ अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है उसमें जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उस पर कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी। ये बात देख लो आप, टाइप्स देख रहे थे हम, टाइप्स में प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में मैंने बताया था कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसके साथ एब्नॉर्मलिटी या प्रॉब्लम विथ थायराइड ग्लैंड, प्रॉब्लम विथ थायराइड ग्लैंड। यदि थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो थायरोक्सिन है उसका सीक्रेशन नहीं होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या है, प्रॉब्लम होती है जो कंट्रोलर डिजीज है, कंट्रोलर ग्लैंड है इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रॉब्लम विथ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। यदि एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ प्रॉब्लम होगी तो टीएसएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और इसमें टीआरएस रिलीज नहीं होगा हार्मोन। ओके, तो हमने देख लिया टाइप्स फर्स्ट। प्राइमरी में प्रॉब्लम होती है जो खुद की ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उसके साथ वो प्रॉब्लम किसी भी हो सकती है, या तो उसकी सेल टिश्यू इंजरी हो गई, ओके, टिश्यू की इंजरी हो गई तब वो प्रॉब्लम है जिसके कारण वो थायरोक्सिन है उसका सीक्रेट नहीं कर रही, या कोई इंजरी हो गई, ट्रोमा, ओके, ट्रोमा हो गया। और ये सेकेंडरी में देख ली थी हमने, जो कंट्रोलर ग्लैंड है उनमें प्रॉब्लम होने के कारण इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉब्लम सेल इंजरी टिश्यू
ट्रॉमा वगैरह कुछ भी हो सकती है। ओके, अब हम ईटियोलॉजी है उसकी बात करते हैं। अब हम ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ईटियोलॉजी में सबसे पहले है आयोडीन डिफिशियंसी। यदि आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो T3 और T4 है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब ये क्यूबोइडल सेल है ये आयोडीन को ट्रैप करती है। यदि आयोडीन ही अवेलेबल नहीं है तो टायरोसिन से इससे अकेले से T3 और T4 थायराइड हार्मोन का निर्माण वो नहीं हो पाएगा। ओके, सो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो T3 और T4 है उनका निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए हमको आयोडीन की जरूरी है। आयोडीन कंपल्सरी है। ठीक है, अब हम आयोडीन में गोइटर डिजीज आता है। आयोडीन की कमी से गोइटर डिजीज होता है। गोइटर डिजीज हो जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो गोइटर डिजीज कैसे होता है? जब आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट करेगी और आगे थायराइड ग्लैंड है वो सीक्रेट कर देगी हार्मोन। तो आयोडीन डेफिशिएंसी हो रही है तो TSH है थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो ये T3 और T4 का निर्माण नहीं हो रहा है, तो आगे से TSH है वो बनता जाएगा और उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो फोलिकुलर सेल्स है उनकी साइज है TSH का लेवल इंक्रीज होने से फोलिकुलर सेल्स है बताया था ना मैंने आपको। ये फॉलिकुलर सेल्स इनकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी, इनमें डिवीजन होने लग जाएगा और इनकी साइज है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे एक गांठनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको गोइटर बोलते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी TSH है उसका लेवल तो इंक्रीज होगा रिलीजन थायरोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी TSH का फॉर्मेशन तो करेगी, बट ये आगे फॉलिकल्स है उनमें डिवीजन उत्पन्न कर देगा और गोइटर का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हाइपोपिट्यूटरिज्म। जब एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका सीक्रेट नहीं करती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म डेवलप हो जाएगा। हाशिमोटो डिजीज, इसमें क्या होता है, पेशेंट है उसकी बॉडी में जो फॉलिकुलर सेल्स है वो ब्लड में आ जाएगी। पेशेंट के ब्लड में फॉलिकुलर सेल्स है वो ब्लड में आ जाएगी। अब अपनी बॉडी है उनको पहचान नहीं पाएगी और उसको एंटीजन के रूप में देखेगी। एंटीजन के रूप में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। ओके, सो फॉलिकुलर सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी और फॉलिकुलर सेल्स डैमेज हो गई तो थायरोसिन का जो सीक्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद में लिथियम थेरेपी मेनली थायराइड ग्लैंड के लिए दी जाती है स्पेशल। ओके, लिथियम थेरेपी थायराइड ग्लैंड के लिए दी जाती है क्योंकि लिथियम थेरेपी में ये होता है जो क्यूबोइडल सेल है वो थायराइड आयोडीन के लिए आयोडीन है उसको लेने से मना कर देगी, आयोडीन के लिए इनहिबिट हो जाएगी, इनहिबिट टू आयोडीन, आयोडीन को अंदर नहीं आने देगी, आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाएगी क्यूबोइडल एपिथेलियम में। ओके, एक्सेसिव इंटेक ऑफ एंटी थायराइड मेडिकेशन, यदि जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है पेशेंट उनका एक्सेसिव जो यूज ले रहा है ज़्यादा अमाउंट में यूज ले रहा होगा
तो उससे भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, सॉरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। एक ट्रोमा, किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें, कंट्रोलर ग्लैंड है उनमें, तो T3 और T4 का सीक्रेशन नहीं हो पाएगा। रेडिएशन थेरेपी, तो ये सभी हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉज करने वाली है। ये एटियोलॉजी देख ली हमने। अब इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी है, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो जो भी एटियोलॉजी फैक्टर है, हमने अभी एटियोलॉजिकल फैक्टर देखे, उनसे क्या हो रहा था, T3 और T4 है, उनका लेवल है वो डिक्रीज हो रहा था। तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज द लेवल ऑफ T3 एंड T4 प्रोडक्शन, उनका प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा था। ओके, जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, और बेसल मेटाबॉलिक डिक्रीज हो जाएगी तो हार्ट रेट, हीट प्रोडक्शन और कार्डियक आउटपुट वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रही है तो पेशेंट है रेस्टिंग कंडीशन में है और वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा। तो एक्टिविटी नहीं करने के कारण वो एकदम सिटिंग पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो हार्ट रेट है, जो उसकी एक्टिविटी है, हीट प्रोडक्शन है वो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो वर्क करता है तो उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट कोई भी वर्क नहीं कर रहा तो हीट का प्रोडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट है, जो ब्लड फ्लो है वेंट्रिकल्स के द्वारा एरोटा में जाता है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वर्क नहीं हो पाने के कारण जो नाइट्रोजन है उसका पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, मतलब उसका इंटेक ज़्यादा होगा और एक्सट्रैक्ट कम होगा। ओके, सो हमने एटियोलॉजी देख ली इस प्रकार से एटियोलॉजी देख ली। अब हम इसके बाद साइन और सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो साइन और सिम्टम्स है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायराइडिज्म से साइन और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें कोल्ड टॉलरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने देखा इधर कि डिक्रीज हीट प्रोडक्शन, पेशेंट में हीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कि बिना वर्क के हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। यदि पेशेंट वर्क करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है, और रेस्टिंग कंडीशन है उसमें हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगेगी। ओके, तो कोल्ड प्रोडक्शन। वेट गेन इसलिए होगा क्योंकि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो रही है, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रही है, तो कैलोरी है उसका स्टोर फॉर्मेशन हो रहा है, इसका स्टोर बन रहा है, मतलब कैलोरी है वो स्टोर हो रही है, उसका जो एक्सरेट है, मतलब उसका जो यूज है वो नहीं लिया जा रहा। ओके, तो कैलोरी है उसका यूज नहीं लिया जा रहा तो वेट गेन है वो हो जाएगा। ओके, इसके बाद है ड्राई स्किन। इसमें क्या होता है, एक स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग का पेशेंट पे स्वेटिंग वो नहीं होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में स्वेटिंग नहीं होती है, और स्वेटिंग नहीं होने से जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। ड्राई हेयर, जो हेयर है वो स्वेटिंग आने से ड्राई नहीं होते हैं, ठीक है, इससे स्वेटिंग आ जाएगी तो वो ड्राई हो जाएगी। ड्राई हेयर, और ड्राई होने से क्या होगा, हेयर है उनका फॉल हो जाएगा, हेयर गिर जाएगी, हेयर फॉल ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ द हेयर। ओके, अभी बताया था हमने कि हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हाइपोटेंशन, और हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ये हार्ट रेट भी जो है वो स्लो हो रही है। ओके, ब्रेडिकार्डिया हो गया। अब पेशेंट किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहा, रेस्टिंग पोजीशन में है, तो फैटिक कंडीशन, क्योंकि पेशेंट में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, वेट गेन हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रही है, हाइपोटेंशन हो रहा है, पेशेंट थक जाएगा, फैटिक हो जाएगा, वीकनेस, सॉरी फैटिक हो जाएगा। स्लीप पैटर्न है,
स्लीप पैटर्न है पेशेंट का वो चेंज होगा, स्लीप एपनिया हो जाएगा उसको, पेशेंट को स्लीप एपनिया हो जाएगा, मतलब जो स्लीप पैटर्न है पेशेंट का वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद में पेशेंट है वो लिथार्जी आलसी हो जाएगा बहुत ज्यादा, लिथार्जी मतलब उसमें आलस्य बहुत ज्यादा हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा पेशेंट। पेशेंट को इन सम कंडीशन भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो उसकी लिपिडो है, लॉस ऑफ लिपिडो, लिपिडो होता है सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव, ठीक है। पेशेंट की है वो सेक्स ड्राइव है, वो इच्छा है सेक्स की, वो नहीं होगी, लॉस ऑफ लिपिडो, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी ज्यादा, लिथार्जी हो जाएगा कंडीशन, स्लीप एपेनिया, फैटिग, ब्रेडी कार्डी हो जाएगा, हाइपोटेंशन, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, ठीक है। इसके बाद में जो फीमेल पेशेंट है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्नॉर्मलिटी मिलेगी अपन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्नॉर्मलिटी मिल गई, ठीक है। इसके बाद जो चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है उनमें क्रिटेनिज्म देखने को मिलेगा, क्रिटेनिज्म देखने को मिलेगा। क्रिटेनिज्म क्या होता है? मेंटल रिटार्डेड पर्सन, मेंटल रिटार्डेड मतलब उसको दिमाग से सोचने समझने की क्षमता है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और एडल्ट में यदि हाइपोथायराइडिज्म हो गया एडल्ट में तो मिक्सोडिमा, मिक्सोएडिमा, मिक्सोडिमा क्या होता है? जो इस फैट है, फैट डिपोजिशन हो जाएगा बिलो, फैट का डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन बिलो सबक्यूटेनियस टिश्यू, चाइल्ड में यदि हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो क्रिएटिनिज्म और मेंटल रिटार्डेड होगा पर्सन, जो चाइल्ड है वो मेंटल रिटार्डेड होगा। और एडल्ट में यदि हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो मिक्सोएडिमा हो जाएगा, जिससे मिक्सोएडिमा हो जाएगा, फैट है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर है उसके अंडर फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। ओके, नाउ वी स्टार्टेड द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट वी स्टार्टेड द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। सो कोई भी डायग्नोसिस होता है उसके लिए सबसे पहले अपन को पेशेंट की हिस्ट्री है वो कलेक्शन करनी होगी। पेशेंट की हिस्ट्री है, उसने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया पहले इसने पहले उसके यदि हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो उसने क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या चेकअप करवाया, क्या नहीं करवाया, तो उसके लिए पेशेंट की हिस्ट्री है वो कलेक्शन करेंगे। पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करेंगे। उसके बाद में थायराइड फंक्शन टेस्ट है, जो थायराइड के फंक्शन है उनको चेक करेंगे, उससे अपन को डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी कि इसको थायराइड है या नहीं है। ओके, सो थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 T4 ये थायरोक्सिन के लेवल है, TSH है। यदि इन तीनों की वैल्यू इनकी नॉर्मल वैल्यू है, ओके, यदि इन तीनों की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन बन जाएगी। तो इनकी वैल्यू है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी जो वैल्यू है 0.2 से 5.4 माइक्रोन पर लीटर है। T3 है 80 से 230 mg पर डेसीलीटर। T4 है 5 से 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो इनकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाए। यदि वैल्यू याद नहीं रहे आपको एग्जाम में तो जो इनकी नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाए वैल्यू तो इनको थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलेंगे। ओके, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, हमने लिथियम में देखा था, लिथियम थेरेपी दी थी, उसमें आयोडीन है उसको इनहिबिट कर रही थी सेल्स, उसको लेने से मना कर रही थी। इसमें आयोडिव एक्टिव रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट है वो टेस्ट करवाएंगे। तो इसमें पेशेंट को आयोडीन 123 आयोडीन 123 से पेशेंट को दी जाएगी। यदि पेशेंट में हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, यदि आयोडीन की कमी से पेशेंट में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता बट अब अपने आयोडीन 123 दे दी
इसमें यदि हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, हार्मोन प्रोडक्शन होगा तो हम डायग्नोसिस का पता कर लेंगे। डायग्नोसिस से पता चल जाएगा कि पेशेंट में आयोडीन की कमी है। यदि आयोडीन की यदि फिर भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो इसका लेवल इसका वो कम है। या तो आयोडीन का लेवल कम है या कोई सेलुलर एब्नॉर्मलिटी है, सेल्स में कोई एब्नॉर्मलिटी हो गई, वो है इसका रीजन। ओके, इसके बाद हम पांचवा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाए, इंजरी वगैरह, उनके सेल्स टिश्यू है वो डैमेज हो जाए, तो उसके लिए अपन एक्सरे टेस्ट करवाएंगे, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई, ये जो भी टेस्ट है वो अपन करवा सकते हैं। जब थायराइड के अपन को स्ट्रक्चर देखनी हो, इनर स्ट्रक्चर देखनी हो, तो अपन ये टेस्ट करवा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद दो टर्म है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म मैंने बताया था कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसमें एब्नॉर्मलिटी होती है। तो थायराइड ग्लैंड में यदि एब्नॉर्मलिटी होगी, थायराइड ग्लैंड है जो मेन थायराइड ग्लैंड है उसमें एब्नॉर्मलिटी होगी, T3 और T4 इनका लेवल तो डिक्रीज होगा, बट TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका लेवल इंक्रीज रहेगा। ओके, और एक सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें T3 और T4 का लेवल तो डिक्रीज रहेगा, क्योंकि जो कंट्रोलर डिजीज है, कंट्रोलर ग्लैंड्स है, उनमें एब्नॉर्मलिटी हो गई है, उससे T3 और T4 का लेवल तो डिक्रीज रहेगा, बट TSH है उसका भी लेवल डिक्रीज रहेगा। प्राइमरी में TSH का लेवल इंक्रीज रहेगा और सेकेंडरी में TSH का लेवल है वो डिक्रीज रहेगा। इस प्रकार से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट का। अब हम मैनेजमेंट है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट देखो आप, मेडिकल मैनेजमेंट में पहले इसको अपन टेबल लेंगे RHRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, जब पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, HRT में कौन सी ड्रग्स आती है, लीवोथायरोक्सिन है और लीवोथायोडीन है, या तो लीवोथायरोक्सिन है और इसी को क्या बोलेंगे, लिवोथायोडीन। ये बेस्ट ड्यूसी होती है। HRT मतलब HRT की जो लिवोथायरोक्सिन है, ड्रग ऑफ चॉइस, बेस्ट ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट ड्रग है लिवोथायरोक्सिन। ओके, लिवोथायरोक्सिन क्या करेगी, जो गोइटर फॉर्मेशन हो रहा था उसको रिमूव कर देगी, मिक्सोडिमा हो रहा था पेशेंट को उसको मिक्सोडिमा उसको रिमूव कर देगी। ओके, और जिसे मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रंस है उनमें बहुत कम स्तर तक ठीक हो पाएगा ये, क्योंकि इनमें जो डेवलपमेंट है वो विकसित नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। ओके, HRT दे दी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है, पेशेंट को लो फैट कैलोरी देंगे, लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट लो टू नॉर्मल प्रोटीन। ओके, पेशेंट को फैट है वो कम देंगे, क्योंकि कैलोरी का स्टोर पहले ही वो है वहाँ पे ज़्यादा, तो कैलोरी कम देंगे पेशेंट को, फैट कम देंगे, कार्बोहाइड्रेट कम देंगे और नॉर्मल सा प्रोटीन देंगे पेशेंट को। और पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, ओनली वॉक करेगा, जस्ट वॉक करेगा पेशेंट, ओनली जस्ट वॉक करेगा, मतलब चलेगा फिरेगा, तो उसमें वर्क होने से एक्टिविटी उसकी कुछ एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, और एक्टिविटी इंक्रीज होने से वर्किंग एफिशिएंसी पेशेंट की थोड़ी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी और कैलोरी
कैलोरी है जो स्टोर हो रखा था कैलोरी का, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और वेट है वो वेट गेन किया था पेशेंट ने, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अब हम कॉम्प्लिकेशंस है उनके देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले मिक्सोएडिमा। ओके, जो फैट है वो डिपॉजिट हो रहा था सबक्यूटेनियस लेयर में, टिश्यू के सबक्यूटेनियस लेयर में फैट डिपॉजिट हो रहा था, तो मिक्सोडिमा है। इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम आईवी लेवो थायरोक्सिन है वो देंगे। आईवी लेवो थायरोक्सिन है वो दे देंगे पेशेंट को सबसे पहले। उसके बाद में आईवी डेक्स्ट्रिन, ठीक है, आईवी डेक्स्ट्रिन 25% देंगे। डेक्स्ट्रिन, एक मिनट रुको, आईवी डेक्स्ट्रोज आईवी लिवोथायरोक्सिन और आईवी डेक्स्ट्रोज 25% देंगे पेशेंट को, और आईवी फ्लूइड है वो चढ़ा देंगे पेशेंट को। ये इसका मैनेजमेंट हो गया। ये पहला कॉम्प्लिकेशन है मिक्सोएडिमा, और दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मैंने बता दिया था लेक्चर में 2-3 बार बताया, आप देख सकते हो किस प्रकार से हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। ब्लड है उससे पूरा कैल्शियम है बोन में जाके डिपॉजिट हो रहा है, ब्लड से कैल्शियम बोन में, ये बोन है, ब्लड से कैल्शियम बोन में डिपॉजिट हो रहा है, किसके द्वारा? कैल्सिटोनिन के द्वारा, जिससे हाइपो कैल्शियम में सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। पैराथायरॉइड क्या कर रहा था? पैराथायरॉइड हार्मोन बोन से कैल्शियम उठाएगा और ब्लड में डाल देगा, तो ये क्या करेगा? हाइपरकैल्सीमिया। ओके, इस प्रकार अपना जो चैप्टर है वो हाइपोथायराइडिज्म वो लगभग कंप्लीट होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट सिद्धार्थ बुर्नर की बुक में मिल जाएगा आपको, जो डायग्नोसिस दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन गोल प्लानिंग इम्प्लीमेशन बना सकते हैं। सेल्फ वर्क आइए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरथायरॉइडिज्म की बात करेंगे। आज हमने हाइपोथायरॉइडिज्म देख लिया, दोनों में इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। सो अपना लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट 2-3 दिन में हम CHM की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। MSN की क्लास चलती रहेगी हमारी, साथ में अपन CHM की क्लासेज है, 2-3 दिन में एक CHM की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, CHM में सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना हेल्थ, फिर एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद में एपिडेमियोलॉजी ट्रेड करेंगे। ओके, हेल्थ एपिडेमियोलॉजी ट्रेड, उसके बाद में देखते हैं क्या करवाते हैं। पहले 2-3 टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी और हेल्थ है, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ द लक। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर करें और लाइक करें क्लास को। ओके।